Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. Assalamu alaikum everyone. हम live हो चुके हैं. Alhamdulillah. Assalamu alaikum everyone. My name is Zina Zulfikar and I'm joining as the Secretary Events from LSC, which is known as the Law Student Council. Joining us today is our esteemed guest Ali Azeem Afridi Saab, who's an advocate, and he happens to be a young person having the honor of having about 100 cases of high court. Ali Azeem Afridi Saab has been through IIU and he has been an alumni for LSC as well. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम. Thank you so much for joining us on a short notice. जिस तरह Thank हमने you. पहले announce किया था कि we were supposed to be joined by MNA Mohsin Nawaz Ranjan Saab. He had a medical emergency because of which he couldn't join us today, and thus we had to contact Ali Azeem Afridi Saab, who was kind enough to give us his time on such a short notice. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for joining us. एक हमारी खुशकिस्मती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को और क्रिमिनल लॉ को अच्छे से जानते हैं. आपने बहुत कम उम्र में बहुत सारे केसेस देखे हैं और आपके जो केसेस हैं वो आगे रिपोर्ट भी हुए हैं. अफरीदी साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? आई थिंक हमारा कनेक्शन उनसे मुनक़ता हो चुका है. जब तक कनेक्शन रिज्यूम होता है मैं आपको बताती चलूँ कि LSC और द लॉ स्टूडेंट काउंसिल इज़ एन ऑटोनमस बॉडी फ्रॉम इस्लामाबाद और इसको रन करते हैं स्टूडेंट्स और वॉलंटरी बेसिस. LSC 2012 से कायम है, तो हम मान सकते हैं कि तकरीबन एक डेकेड से LSC इवेंट्स करा रहा है, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करा रहा है, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर रहा है, and they work towards justice, legal ethics, and legal research. In the past, LSC has been successfully working, मगर because of COVID, उनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हुई और इस बार हमें मौका मिला कि हम अपने काम को वर्चुअली कंटिन्यू करें. और दिस इज़ अ न्यू ग्रोथ फॉर LSC कि हम वर्चुअली अपने सेशंस को रिज्यूम कर रहे हैं. दिस इज़ द सेकंड सेशन व्हिच Okay, we have been joined by Ali Azeem Afridi Saab. Sir, आपको हमारी आवाज क्लियर है? जी जी बिल्कुल क्लियर. Alhamdulillah. I was telling the audience that LSC has been working for the students of law in the past, and it was in real time. Because of the pandemic, we're expanding virtually, and this is the second session that we're hosting through LSC. जिसके अंदर we invite a guest who's esteemed in his work, and we interact with him and we discuss and we learn from them on various topics. आज का जो session है, as has been announced, आज का session है on the, it's an interesting topic on the misuse of the 89th article of the Constitution of Pakistan. जिन लोगों को नहीं पता इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के बारे में, उनके लिए मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता दूं कि the President of Pakistan has certain powers as through the Constitution of Pakistan allows him to have those powers. उनमें से एक है legislative power that allows the President of Pakistan to promulgate ordinances. This is protected by the 89th ordinance, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इसका misuse किस तरह होता है. तो अली अज़ीम अफरीदी साहब, अपने तजुर्बे से हमें प्लीज हमें बेनिफिट दें, थोड़ा सा हमें गाइड करें कि मिसयूज और वो भी एक आर्टिकल का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, हाउ डज दैट मेक सेंस? जी आपकी आवाज डिस्टॉर्टेड है. अली अजीम साहब, आपकी आवाज डिस्टॉर्टेड है.
I'm so sorry to say this. जी अभी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक आपने जिक्र किया कि आर्टिकल 89 का मिसयूज एंड अब्यूज होता है, मैं इस मफरूजे से इत्तेफाक इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का एक पर्पज़ है। हमें जो सिखाया जाता है और हम जो सुप्रीम कोर्ट के उसूलों से सीखते हैं, तो उसूल जो है वो बड़े क्लियर कट है, वो बड़े आया है। एक ये कि आप किसी आर्टिकल को रिडंडेंट नहीं डिक्लेयर कर सकते। दूसरा ये कि आप उसके साथ सरप्लसेज, यू कैन नॉट अप्रूव सरप्लसेज टू अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो डिबेट है दैट इज बेसिकली डिवाइडेड। मैं इसको मफरूजा इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये एक ओपिनियन है जो एक्सप्रेस की जाती है ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंटेरियंस कि एक ऑर्डिनेंस आया, वो प्रोमलगेट किया गया और उसमें वो इसलिए वो उस पे मतलब कि अपनी ओपिनियन देते हैं, इस बुनियाद पे उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि हमने इस पे डिबेट नहीं की, हमने इस पे डिस्कशन नहीं की। Basically, the purpose of ordinance is to be promulgated for a particular time span, that is for 120 days. और उसमें जब आप आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ें, उसमें ये क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि जब मतलब मजलिस पार्लियामेंट इन सेशन ना हो, तो तब ही प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट कर सकता है। और जब प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट कर भी ले, तो उसकी अप्रूवल दरकार होती है असेंबली से। इन केस अगर वो मनी बिल है, दैट इज टू बी अप्रूव्ड बाय द नेशनल असेंबली, और अगर उस बिल को एक्सटेंशन देनी है तो वो भी नेशनल असेंबली से ही अप्रूव करदा होगी। आपके लिए मैं एक और बात बताता चलूं कि अगर नेशनल असेंबली वही बिल ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम स्पेन उसको बाय रेजोल्यूशन वो डिसअप्रूव कर दे, तो वो अब वही ऑर्डिनेंस अपनी साख बजाते खुद मतलब कि वो साख हो सकता है, वही बिल ऑन अकाउंट ऑफ दैट रेजोल्यूशन। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑर्डिनेंस की प्रोमलगेशन से नेशनल असेंबली या मजलिस शूरा पार्लियामेंट का और सेनेट इन टोटलिटी उसका कोई रोल खत्म हो जाता है या उसके कोई हाथ काट दिए जाते हैं। मैं इसकी मिसाल वाजे करूं कि नेशनल असेंबली में जिन मेंबरान का इंतखाब होता है वो बेसिकली हम ही करते हैं एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। फिर सेनेट में जो इंतखाब होता है वो भी आपको पता है कि वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस ही करते हैं। और अगर आप प्रेसिडेंशियल मतलब प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन आप देख लें अंडर आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी पार्लियामेंटेरियंस ही करते हैं। तो बेसिकली जब आप कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने अपने अख्तियारात को मिसयूज किया है, तो बाय वर्ज और यही अल्फाज पार्लियामेंटेरियन की तरफ से आते हैं, तो बजाते खुद वो यही वन वे और दी अदर एडमिट करते हैं कि उन्होंने जो वोट दिया था वो किसी ऐसे फर्द को दिया था जो उस आर्टिकल का मिसयूज कर रहा है। तो इसीलिए मैं इस मफरूजे पे यकीन ही नहीं रखता, और ये एक ओपिनियन ही है, इसका एक प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से और इसकी उसकी मिसयूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द पार्लियामेंटेरियन who is bemoaning or complaining the factum that a particular provision is being misused by the person who happens to be the president of the state elected by the same persons who are bemoaning that factum कि ये जी जनाब मिसयूज एंड अब्यूज हो रहा है। तो मैं इसको एक मफरूजा ही कहूंगा जनाब। अफरीदी साहब, मैं आपके व्यू से मुझे मतलब एज अ स्टूडेंट हम आपसे इख्तिलाफ रख नहीं सकते क्योंकि आप ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को, आपने ज़्यादा दिक्कत से देखा है। एक सवाल पैदा होता है मेरी नज़र में एज अ स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो इन द पास्ट द प्रेसिडेंट हैड अ पावर टू पार्डन, और उसको पीपीसी से हटाया गया मगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटाया गया। तो वहाँ पर क्या मतलब वो भी तो एक पावर थी ना जिसको क्रिटिसाइज किया गया मतलब उसकी वजह से फेडरल शरीयत कोर्ट की जानिब से। तो उसको फिर आप किस नज़र से देखते हैं कि जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज नहीं हो सकता, इट इज़ मेड फॉर अस टू गाइड लॉज,
तो फिर अगर पीपीसी से एक चीज ओमिट हो सकती है, जो भी एक प्रेसिडेंशियल पावर थी, हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज वो भी एक पावर थी, वो भी एक पावर है। आप पीपीसी की बात कर रही हैं? मैंने आपको सवाल पीपीसी पूछा। से, जी जी, मैंने कहा कि जिस तरह प्रेसिडेंट की एक और पावर भी है, पावर ऑफ पार्डन, जो कि बहुत जी कंट्रोवर्शियल है, और उसके बारे में ये भी माना जाता है कि ये इस्लामिक इंजंक्शंस के खिलाफ है, और फेडरल शरीयत कोर्ट ने उसके ऊपर बारहा तनकीद भी की कि इसको भी हटा दें, और उनके कहने पे पीपीसी से हटाया गया था उसको, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ नहीं लगाया गया। तो हाउ डू यू सी दैट इफ पीपीसी was made under the constitution, PPC got rectified, the constitution stays the way it is, how do you see that? बेसिकली आप दो मुख्तलिफ बातें कर रही हैं। एक, आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर है पार्डन की, वो किसी भी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो गैर आईनी है। उसमें एक्सेप्शन ये है कि जो हुदूद के केसेस हैं, दैट कैन नॉट बी पार्डन्ड बाय द प्रेसिडेंट इन स्ट्रिक्टो सेंसो। अब और जहां तक किसास का ताल्लुक है, उसमें विक्टिम की या उनके लीगल हियर्स की इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी होती है। ठीक हो गया? तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन टोटलिटी दैट इज अगेंस्ट इंजंक्शन ऑफ इस्लाम। अगर हम आपने मुश्ताक साहब के पीएचडी के थीसिस का मुलाहिजा किया हो, जो कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने सियासत डॉक्ट्राइन पे भी बहुत कुछ लिखा है। सियासत डॉक्ट्राइन से मुराद ये कि जब रईसुल वक्त कोई लेजिस्लेशन करता है तो डेफिनेटली आप ये देख लें कि एक आदमी के पास इख्तियार है, एक चीज वो लेजिस्लेट कर सकता है, तो डेफिनेटली उसमें वो एक्सेप्शन भी रखेगा कि वो उसको पार्डन भी कर सकता है। अब मैं उसको इस लिहाज से दूंगा कि ये इख्तियार अगर हम इस पे तनकीद करते हैं तो इसलिए ना करें क्योंकि ये इख्तियार कोर्ट के पास है कि वो उसको इंटरप्रेट करके उसको स्ट्रक्चर कर दे। अब मैंने जो जजमेंट्स पढ़ी हैं, मैं जिस जजमेंट से मुस्तफीद हुआ हूँ, उसमें यही है कि कोर्ट्स ने ये कहा है, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट ये दी कि उन्होंने ये कहा कि प्रेसिडेंशियल जो पावर्स है which he exercises under the constitution, they are unfettered power. अब unfettered by virtue of why they are unfettered, because not on the factum कि जनाब वो कोई ऐसा एक्ट जो इंसान ने कमिट किया वो इस्लाम के अगेंस्ट हो, रादर वो एक्ट होता है जिसमें जो कि जर्नल लॉस के तहत हम इन शेप ऑफ एफआईआर देखते हैं, इन शेप ऑफ अ फैक्टम हम देखते हैं, जो कि नॉर्मली इट कैन बी पार्डन ऑफ। ठीक हो गया? लेकिन वो भी जरूरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट जो है हर एक केस ले आए और उसको पार्डन कर दे। आप देखेंगे कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस wherein the president has interfered in cases। मतलब आप ये नहीं कह सकती कि प्रेसिडेंट इसी इख्तियार के लिए बैठा हुआ है और वो हर टाइम उसको एक्सरसाइज कर रहा है। प्रेसिडेंट भी ये मुनासिब समझता है कि मैं हर वक्त इस पावर में मतलब इसमें इंटरफेयर न करूं। लेकिन अगर आप ये देखें और हमारी मतलब के मुल्क की और बैनुल अक़वामी सिचुएशंस एट टाइम ऐसी आ जाती है जिसमें इस इख्तियार का इस्तेमाल अगर हम चाहें भी तो वो उसको हम हटा नहीं सकते, क्योंकि exceptions are always there, but that are supposed to be structured and are supposed to be regulated। ये एक बहस हो सकती है। लेकिन जहां तक आपने ये कहा कि प्रेसिडेंट के जो पावर्स है that are declared against the injection of Islam by the Federal Sharia Court, that is something which is non-existent insofar my knowledge is concerned। I am of the firm opinion that जो हुदूद की सजाएं वो प्रेसिडेंट इवन अगर चाहे भी that cannot be pardoned। तो उसके लिए वे आउट है। अगर आप सियासत डॉक्ट्राइन का मुताला करें और वन वे और दी अदर इन डेप्थ अगर आप इसमें जाएं तो पीपीसी में जो जनरली जो अगर फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम ट्रैफिक लॉस की खिलाफ वर्जी करते हैं या हमें नेग्लिजेंस की बुनियाद पर चार्ज किया जाता है या वन वे और दी अदर ऐसे एक्ट के लिए हमें चार्ज किया जाता है जो किसास के साथ उसका ताल्लुक ना हो, तो उसमें प्रेसिडेंशियल इंटरफेरेंस एक एक्सेप्शन है जो कि स्ट्रक्चर्ड की जा सकती है। और दूसरी बात ये कि आपने जिक्र किया पीपीसी के लॉस का और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान का। बेसिकली बोथ आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर। हाउ एक लॉ है जिसको बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने, उसमें अमेंडमेंट लेकर आना, द प्रोसीजर ऑफ ब्रिंगिंग एन अमेंडमेंट इज डिफरेंट देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ तो
एक मेजॉरिटी होती है, सिंपल मेजॉरिटी, उस सिंपल मेजॉरिटी अगर उसको ओके करती है तो दैट बिकम्स एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इन सो फार अमेंडमेंट इज कंसर्न, फॉर दैट पर्पसेस यू नीड 2/3 majority. So bringing an amendment in the constitution is not that easy. In so far bringing an amendment or repealing an act is concerned. So both the debates and both the degrees which you have been specifying are diametrically opposite to each other, and the principles regulating each of the document is also diametrically opposite to each other. For instance, a general law can be evaluated on the touchstone of the constitution, but the constitution cannot be evaluated on the touchstone of a general law. अगर आप उसको evaluate करती हैं तो आप उसी का spirit defeat करने की कोशिश करती हैं। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को या जनरल लॉ को डिस्कस करेंगे, हम जिस डॉक्यूमेंट को डिस्कस करते हैं, हम ये भी जहन में रखेंगे कि हम किस वसत में जा रहे हैं और उसको डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हर डॉक्यूमेंट की डिस्कशन की भी एक लिमिट है। अगर उसको हम मतलब एग्जेजरेट करते हैं या ओवर स्ट्रेच करते हैं तो बेसिकली हम बजाते खुद उस बुनियादी उसूलों को डिफीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिस पर उसकी फाउंडेशन बनी है। तो यही मेरा मुद्दा है कि पार्डन जो है दैट इज नॉट इन स्ट्रिक्ट टू सेंस अगेंस्ट इंजंक्शन ऑफ इस्लाम। थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिफिकेशन अजीम साहब। एक दूसरा सवाल था, अपने पिछले कुछ मिनट पहले आपने इशारा किया कि जो लोग प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं वो भी तो लोगों के नुमाइंदा ही हैं। तो अगर एक तरह से वो खुद ये दावा करते हैं कि प्रेसिडेंट पावर का मिसयूज कर रहा है, तो वो खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने खुद एक गलत इंसान को इलेक्ट किया है। इस बात को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें, क्योंकि जितना डिबेट हम भी देखते हैं, हम सुनते हैं और हम आपसे सीखना चाहते हैं इस बारे में कि इसको प्रेसिडेंट की इस पावर को अक्सर देखा जाता है एंटोनिमस विद डेमोक्रेसी, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और एक दूसरा सवाल ये था, दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन, प्लीज फॉरगिव माय इग्नोरेंस, आई एम नॉट वेरी learned in these matters as compared to you. जो प्रेसिडेंट है, he happens to be a ceremonial head of the state, right? तो एज अ ceremonial head of the state उनके पास legislative और executive powers हैं। और दूसरा ये कि उनकी इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी जरूरी नहीं कि he is an MNA previously. There is a good criteria, but it does not include being लोगों का नुमाइंदा। तो एक तरह से जो लोगों के नुमाइंदे हैं, जो कि MNAs हैं, जो कि डायरेक्टली लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, तो उनकी राय कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, I personally think it holds grounds and I would like to talk more on this, क्योंकि उनको इलेक्ट किया गया, वो डायरेक्टली लोगों के नुमाइंदा है। एक प्रेसिडेंट जरूरी तो नहीं है कि वो एक MNA हो। हाँ, अगर वो उस मकाम पर पहुंच चुका है तो MNAs उसको फर्दर ऑन डील करते हैं, but still it just in my personal opinion it doesn't sit well कि he is not directly selected by the people, he is indirectly selected by the people। तो ये डेमोक्रेसी के साथ नहीं क्लैश में आ रहा। आई होप आपको मेरा सवाल समझ आ चुका होगा। आवाज में काफी डिस्टॉर्शन है। जी, मेरी आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही है, मगर दरमियान में शोर है काफी। जी, अभी ठीक हो? जी सर, अच्छा, जहाँ तक मैं आपके सवाल को समझा हूँ, आपने ये फरमाया कि प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, रादर उसकी इनडायरेक्टली इलेक्शन होती है, और आपके बकौल ये एतराज करना कि वो अपने पावर्स की मिसयूज करते हैं या ही डजंट डिजर्व टू यूज दैट पावर,
ये एक क्वेश्चनेबल मतलब कंट्रोवर्शियल इशू है, यही आप फरमा रही हैं? इतने मोटे मोटे लफ्ज नहीं तो काफी हम ट्रीजन में ना आ जाए। हाँ मैं जी। कहना ये चाह रही हूँ कि as as democracy is rule of the people by the people for the people, जी। in the process of the president and his election, it seems to be a secondary function. How do you see that? नहीं, मैं इसके साथ इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट इज मोर इलेक्टेड देन द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली और दैट ऑफ द सेनेट। अब हाउ इज दैट जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के परपट को देखते हैं, आप ये समझती हैं एज अ सिटीजन, आप सवाल भी कर रही हैं और आप एक लॉयर से जवाब भी पूछ रही हैं। अब आप अपनी इस्तिताअत देखें और मेरी इस्तिताअत देख लें, हम ही दो वोटर्स हैं और हम ही इंतखाब करते हैं नेशनल असेंबली के मेंबर्स का, और हमारे पास एट द सेम टाइम ये पावर भी है कि हम मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली को भी वोट दें। एक फर्द के पास ये इख्तियार होता है कि वो दोनों को इलेक्ट करे। अब आपने भी मतलब अपनी इंटेलेक्चुअल थॉट या अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस की इन शेप ऑफ अ वोट। अब 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 आप आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब आप देखेंगी, उसमें ये है कि मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली और मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली कलेक्टिवली प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट करती है। तो अभी आप उस एंगल से देखें कि इसमें आपने जो थॉट एक्सरसाइज की एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, एट द सेम टाइम यही थॉट आपने जो एमएनए को इलेक्ट करने के लिए की और एट द सेम टाइम एमपीए को की, तो वही दो थॉट्स कंबाइंडली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं अंडर आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं इसको एक जमहूरी प्रोसेस कहूंगा, और मैं जैसे कि इलेक्टेड नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं या मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली है, मैं इसको एक कलेक्टिव विजडम उनकी कहूंगा कि उन्होंने एक शख्स को इंतखाब किया थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और अगर ये व्यू आती है या ये स्टैंड पॉइंट आता है या पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि जनाब कोई इख्तियार मिस यूज हुआ है, तो मैं समझता हूं कि इट हैज टू गो थ्रू द सेम डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और इसी प्रोसेस के थ्रू एक ऐसे शख्स का इंतखाब यही लोग कर सकते हैं जो कि इनके मुताबिक या इनके कलेक्टिव विजडम के मुताबिक वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल ना करे, जो मैं समझता हूं कि it is almost impossible because if an act of if an ordinance is promulgated, so same situation it can be questioned before the court. तो मतलब कि as an ordinary citizen या as a member of the parliament, he has a right to question the same before the court of law or before the constitutional court. तो मिसयूज अगर आप समझती भी हैं कि हुआ है, तो उसके बाद भी आपके पास दादरसी का मौका है। लेकिन ये कहना फ्रॉम अ पार्लियामेंटेरियन कि जनाब प्रेसिडेंट इज मिसयूजिंग हिज पावर, तो मैं ये समझता हूँ कि ही वुड बी द सेम पर्सन, या उनके दोस्त अहबाब होंगे जो बाकी एमएनएज, उन्होंने उसी प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया होगा कोई भी नाम दे के, चाहे पीडीएम का नाम दे दें या कोई भी और मतलब के कोलेशन का नाम दे दें। तो वन वे और दी अदर जब प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंपेन करता है तो इन्हीं पार्टीज के पास जाता है और यही पार्लियामेंटेरियंस उनका इंतखाब करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक नाकिस राय है और इट हैज नथिंग टू डू विद द यूजेज ऑफ पावर्स प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत जामे अल्फाज में इस चीज़ को हमसे शेयर किया कि किस तरह आप इस चीज़ को नाकिस राय समझते हैं। मेरा फिर भी एक सवाल है, प्लीज़ हमें थोड़ा सा इस बात पे मज़ीद हमारे लिए इलाबोरेट करें। आपने अभी भी कहा कि ये शुएब की तरफ से एक सवाल आया है, जी जी मैं इसका जवाब दे दूं सही। कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के फंक्शनल पार्लियामेंट इज फंक्शनल एंड स्टिल मतलब द प्रेसिडेंट इज प्रोमulgating ऑर्डिनेंसेस। अगर आप आर्टिकल 89 पढ़ें तो उसका खुलासा यही है कि जब पार्लियामेंट इन सेशन ना हो तो तभी प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस, और उसके लिए कोई मतलब कि कोई वजह होगी।
और बुनियादी वजह यही है कि जो मेन वजह है वो ये कि पार्लियामेंट इन सेशन नहीं है, और इट कैन बी एनी अदर रीजन which the president deems it fit and appropriate at the relevant time. But before going into that issue of a particular reason, what you need to see is that as to whether the parliament is in session or not. So saying that when the parliament is functional and the president is exercising his powers, तो ये भी एक मफरूजा है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस से कोई ताल्लुक नहीं। थैंक यू सो मच सर। एक दूसरा सवाल आपकी बातों से ही मुझे अंदाजा हुआ कि फॉर क्लैरिटी से पूछ लेना चाहिए। आपने कहा कि अगर इस तरह का अंदाजा बनता भी है कि मिसयूज ऑफ पावर हो रही है, सो what remedy does law give, or what should the average citizen of Pakistan know about this जी process? Obviously not all of us are parliamentarians, not all of us are elected, मगर आपको पता है कि चाय खानों में हर जगह डिस्कशंस तो होती रहती हैं। तो आप एक लीगल एक्सपर्ट हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो आप थोड़ा सा वाज़ेह करें ताकि सुनने वालों को भी पता हो कि सीन क्या होता है। पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, फिर एक अच्छा जय साहब ने एक सवाल किया फॉर इन सो फार सेपरेशन ऑफ पावर इज कंसर्न, इस पे भी मैं आपको बता देता हूँ। बुनियादी तौर पे चाय खानों की जो डिस्कशंस है वो अगर चाय खाने तक ही महदूद रखी जाए तो वही ज्यादा सूट करती हैं। हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ और वे आउट की तरफ, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अ कमांड विच इज अवेलेबल इन 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 रिटन। ठीक हो गया। अब आपने फरमाया कि अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस आ जाए which is in violation of the fundamental rights or the rights guaranteed under the constitution, what should a person do is there are two fold ways, मतलब टू prong टेस्ट है उसके लिए। एक ये है जनाब के any citizen, any person can approach a high court insofar challenging an ordinance is concerned। ठीक हो गया। सेकेंडली जो हमने देखा है, अब फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आप देख लें कि जब हमारे साबिका वजीर आजम को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत सजा हुई या होने वाली थी, तो उससे पहले उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर्स को उसमें मतलब कि चेंजेस ले आए, और वो चेंज ले भी आए थे। तो वही जो अमेंडमेंट्स थी, वही जो लॉ आया, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारे पास टू सेट्स ऑफ रेमेडी अवेलेबल है, and that is dependent upon the principles laid down by Honourable the Supreme Court of Pakistan, binding under Article 189 of the Constitution. For the purpose of High Court, it is Article 201, wherein it has been clearly stated that principles enunciated by the court is binding on all the courts, और सुप्रीम कोर्ट का पूरे पाकिस्तान की कोर्ट्स की हद तक है। तो मैंने दो मिसालें ये दी कि सिटीजन के पास या equally a member of the parliament is enabled by the constitution to approach a superior court. He may approach a court which may be located in that particular province where he is residing। मतलब एक ऑर्डिनेंस किसी भी सूबे में चैलेंज हो सकता है। दूसरी जो मैंने आपको मिसाल दी कि कुछ पैरामीटर्स को मद्देनजर रखकर आप कोई लॉ सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली भी चैलेंज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल हो गया अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, कि जहां तक मैंने देखा है और मैंने महसूस किया है, मैंने खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज किए रिसेंटली, and that is pending before that case is pending before the Supreme Court of Pakistan, and that was equally debated in the High Court, but on account of death of one of our Chief Justice, Mr. Justice Waqar Ahmad said, that judgment wasn't signed, which enabled me to withdraw that case and file the same before the Supreme Court of Pakistan। तो लोबो लोबाब ये है मेरी बात का कि एक सिटीजन के पास सुपीरियर कोर्ट्स के जाने तक मतलब कि रास्ता एनी टाइम ओपन होता है। अगर आप ये समझती हैं कि इस लॉ ने कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज किया है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं इन कंपैरिजन विद और डिनोटिंग दैट fundamental rights has been infringed, that can be questioned at any time। अब दूसरे सवाल का मैं जवाब दे दूं, सेपरेशन ऑफ पावर्स की हद तक जो
एक मेरे भाई ने बात की, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो खुलासा है दैट इज वेरी मच सिंपल। मैं बात करूंगा पाकिस्तान की, बिकॉज हम जो डिबेट डिराइव कर रहे हैं दैट इज डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सेपरेशन इज वेरी मच ऑब्वियस। अगर आप आर्टिकल 175(3) पढ़ें तो सेपरेशन की गुंजाइश कोर्ट्स की हद तक दी गई है कि courts are to be separated from the executive. Initially it was for 13 years from the date of commencing day, from the commencing day, और उसके बाद 1984 में 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया। 14 ईयर्स के अंदर अंदर हमने जुडिशरी को सेपरेट करना था फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब अगर आप जजमेंट्स पढ़ें, मेरी भी एक रिसेंटली एक जजमेंट रिपोर्ट हुई है जो कि अली अजीम आफरीदी के नाम से ही है, and it is reported in PLD 2020, Peshawar 105. Everyone can go through that judgment, wherein the provisions of Land Revenue Act were challenged on account of that it violates the theory of separation of powers. वो सिंपल मफरूज है ये कि we have 3 pillars of the state. लोग चौथे का भी जिक्र करते हैं, लेकिन मैं उसको एक बिजनेस एंटिटी समझता हूं जो कि मीडिया है, और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से उस हद तक ताल्लुक नहीं है जिस हद तक हम उसको ओवर स्ट्रेच करते हैं। 3 pillars are quite simpler. Number 1 is legislature, the other is executive, and the third one is judiciary. इनके जो रोल्स हैं वो स्पेसिफाई किए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आप ये समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेशन की अंडर आर्टिकल 89 of the constitution, which is impossible. No person from the executive can promulgate an ordinance. No lawmaker can promulgate an ordinance. ठीक हो गया। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि मजलिस शूरा की डिफिनीशन अगर आप देखें आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि व्हाट इज मजलिस शूरा, एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट। ठीक हो गया। तो वो प्रेसिडेंट भी लेजिस्लेचर ही है उस हद तक जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बताया। नाउ सेकेंडली, द प्राइम मिनिस्टर एंड द एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट फॉल्स अंडर द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक हो गया। अब एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ जो तकसीम शुदा है वो 2 टायर सिस्टम है। 2 टायर सिस्टम, एक हम देखते हैं पॉलिसी मेकर्स को जो कि अपने पावर्स का मंबा जो है वो डिराइव करते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द रूल्स ऑफ बिजनेस और फ्रॉम द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, फॉर विच दे आर इक्वली आंसरेबल बिकॉज देयर एक्ट्स कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन वन वे और द अदर। ये एक्ट शुरू होते हैं फ्रॉम passage of an amendment in the constitution, from passage of an ordinance, from passage of an act of parliament, या act of parliament के तहत अगर वो कोई powers exercise करते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ forums बने हुए हैं, and that could equally be called in question. तो जहां तक मैं separation of powers की थ्योरी को समझाऊं तो ये अगर एक दूसरे को फॉर द टाइम बीइंग अगर एक आदमी ये मुनासिब समझता है अपनी दानिश के मुताबिक कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं बाय वर्चू ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, सो दैट कैन इक्वली बी क्वेश्चन। और हमने देखा है कि हम रोजाना की बुनियादों पर जो लिटिगेशन हम करते हैं तो इसी बुनियाद पे हम कर रहे होते हैं कि जनाब एग्जीक्यूटिव ने लॉ की पर्ट को सही समझा नहीं, या जो मेरी अपॉइंटमेंट होनी थी वो उन्होंने इस लॉ की पादाश में नहीं की, और मुझे, या तीसरी बात ये कि विदाउट हियरिंग या विदाउट रेंडरिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मुझे किसी ओहदे से बर्खास्त किया गया। तो बेसिकली इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने डिलिनेट किया हुआ है कि व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज द जुडिशरी एंड व्हाट इज द लेजिस्लेचर। तो ये कहना कि मेरी अंडरस्टैंडिंग उसकी ये है वो बजाते खुद जगह इसलिए नहीं रखेगी क्योंकि डिलिनेशन ऑफ पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है, और उसी के हुदूद और कुयूद में रह के आप एक कोई ओपिनियन फॉर्म करें, या अगर आपकी बकौल हमारा कनेक्शन मुनक़ते हो चुका है।
Please observe patience until we get that fixed. Meanwhile, अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो आप प्लीज उनको कमेंट सेक्शन में डाल दें so that we could get them answered on time, inshallah. जी सर, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ जी सर, आपको कनेक्शन मुनक़ता हो गया था, आप कुछ कह रहे थे। जी, मेरा बुनियादी मकसद यही था बात करने का कि ये एक मफरूज़े की बुनियाद पर किसी को राय नहीं बनानी चाहिए, जबकि ये देखना चाहिए कि आया जो ओवरलैपिंग हो रही है उसका इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है या नहीं दिया। अगर दिया हो तो उसको हम मिक्सचर नहीं कह सकते या इंटरमिंगलिंग हम उसको नहीं कह सकते, उसको हम इख्तियारी कह सकते हैं। अगर उसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा हो तो डेफिनेटली यू कैन क्वेश्चन दैट। अभी एक सवाल आया सिफ्त हुसैन की तरफ से, कैन ऑर्डिनेंस बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अगर आपने रिसेंटली पढ़ा हो ये पीएमसी का ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था और उस पर एक रिपोर्टेड जजमेंट आई है जस्टिस कियानी साहब की, तो डेफिनेटली इट कैन बी क्वेश्चन बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। सर थोड़ा सा इसको मजीद इलाबोरेट कीजिएगा, कैसे इसको सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, इसको थोड़ा सा प्लीज इलाबोरेट कीजिएगा। जुडिशियल रिव्यू को इलेबोरेट करूं? अच्छा जी जी, किस तरह ऑर्डिनेंस होता है? हाउ इज एन ऑर्डिनेंस, सॉरी, how is an ordinance subjected to judicial review? Like, what is the process of that? The process is quite simple. That मैंने आपको बताया कि every citizen of this country can approach the High Court under Article 199 of the Constitution, challenging the vagaries of that particular law. मैंने उस डिस्कशन को थोड़ा सा मतलब कि एक्सप्लेन ये किया इन शेप ऑफ फैक्टम के यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस को रिपील किया गया था थ्रू या उसको उसमें मजीद अमेंडमेंट की गई थी थ्रू अ डिफरेंट एक्ट। वही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ डायरेक्टली एंड इट वाज डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन on the very factum के the parliament is empowered to enlarge the scope and powers of the superior courts of the supreme court। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स में तोसी तो कर सकती है लेकिन उनके पावर्स में कमी नहीं लेकर आ सकते। तो उसी बुनियाद पे वही जो चेंज लेकर आया गया था एट द रेलेवेंट टाइम, दैट वाज इक्वली क्वेश्चनड अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली। Thank you so much. जी तो मेरे ख्याल से अच्छा एक और भी चीज मैं आपकी फहम के लिए उसको एक्सप्लेन कर दूं कि बुनियादी तौर पे आप ये समझेंगी कि व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग अ पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एन ऑर्डिनेंस। वो दैट इज क्वाइट सिंपल। एक ये कि अगर आपने कोई भी लॉ पढ़ा हो कि दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूंगा, देयर इज अ जजमेंट रिपोर्टेड इन पीएलडी 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 which is titled as Rawalpindi Bar Association's case, wherein wherein amendment was challenged before the Supreme Court of Pakistan, 18th Amendment and 22nd Amendment of the Constitution, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स को बाइख्तियार बनाया गया था और 18th अमेंडमेंट भी क्वेश्चन हुई थी उसमें। तो उसमें एक प्रिंसिपल ले डाउन किया गया कि कोई भी अमेंडमेंट अगर वो सेलिएंट फीचर्स को डिफीट करती हो तो उस सेलिएंट फीचर को मद्देनजर रख के दिस कोर्ट इज फुली एम्पावर्ड टू स्ट्रक डाउन एन अमेंडमेंट। तो बेसिकली व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नोट इज दैट you on the one hand you have to see as to what fundamental right has been infringed according to your comprehension at first instance. Secondly, you have equally to research and explore as to what jurisprudence has been developed in the state of Islamic Republic of Pakistan considering an ordinance or an act of the parliament to be declared ultra vires of the constitution.
So what would be more helpful for you is that we have a system wherein judgments are of binding effect. So on that analogy, एक literal एक चीज को पढ़ना और उसको बारीकबीनी में पढ़ना, it will be of much more help for a student of law or for a practitioner to reach a conclusion as to on what basis an ordinance or an act of parliament can be called into question before the courts. Thank you so much, sir. There's another question. जो है, don't you think that the president should summon the session and try pass an act rather than promulgating it through ordinance on his own will? As in, अगर एक तरीका peacefully हो सकता है, तो emergency process को क्यों prefer किया जाए? Do you not think कि इससे फितना बन सकता है? जिस तरह grievances हैं काफी मैंने इनिशियल स्टेज पे यही बात की, और ये आप लोगों को मुस्तकबिल में भी काम आएगी। दो चीजें आप नोट कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है फितना तो वही होगा कि जब मैं इदारों की बात को ना मानूं, दैट इज एन एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ ओपिनियन। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, आप ये वर्ड नोट कर लें कि सरप्लसेज कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द लेजिस्लेचर। दूसरा प्रिंसिपल है कि रिडंडेंसी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द लेजिस्लेचर। ठीक हो गया। आप ये कहती हैं कि पार्लियामेंट मौजूद है, प्रेसिडेंट ने क्यों सेशन कॉल नहीं की? व्हाई? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट के when there is no parliamentary session in progress, he is empowered to promulgate an ordinance. So why not you bring an amendment by electing मतलब कि ऐसे पार्लियामेंटेरियंस जो कि मुनासिब ये समझे कि प्रेसिडेंट की पावर्स को स्ट्रक्चर करना चाहिए। आप उस एस्पेक्ट पे सोचे ना। अब वही लोग, मैंने अभी तक जितने भी गिले पड़े हैं लोगों के, और अगर वकील भी जिस डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रहा होता है कोर्ट में, वो यही कह रहा होता है कि पार्लियामेंटेरियंस को मौका नहीं दिया जा रहा और ऑर्डिनेंसेस प्रोमulgate किए जा रहे हैं। मेरा यही मुद्दा है कि यही पार्लियामेंटेरियन ही इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, और इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें यही इख्तियार उनको मिला। अब जब वो इख्तियार पार्लियामेंटेरियंस ने खुद को दिया है, तो वो अब ये बात नहीं कह सकते कि जनाब हमारी ख्वाहिश के मुताबिक इस टाइम ये होना चाहिए और इस टाइम वो होना चाहिए। तो टाइमिंग्स की जो डिबेट है, दैट इज समथिंग एल्स। Constitutionality and legality of a particular process or procedure is something diametrically opposite to each other. So both cannot walk side by side. तो जितना हम अली अजीम अफरीदी साहब को सुन रहे हैं, हमारे लिए बात ज़्यादा वाज़ेह हो रही है कि मिसयूज इज नॉट द केस। Constitutionally, it is an easier process to report if there is a misuse of the article. Am I correct, sir? Which puts me in another question. To structure it, which puts me in another confusion. Sir, what I have been learning is that you have a strong opinion on this, and of course that is based upon your own learnings and your own preferences. What would you tell the students of law जो के दूसरे ओपिनियन के हैं, जो कि ये बात समझते हैं कि नहीं, ये जो आपने कहा ना कि देयर इज अ डिवाइड, एक जानिब ये है कि पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से अक्सर इस बात को उठाया जाता है, और एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हम we stand by democracy and we're of the opinion, and again all opinions are respected. What would you tell the students who are listening to you, and most of them, about 90% of them, would agree otherwise? What would you tell them? Well, being a student, I was a bank bencher, or what I have learned from International Islamic University Islamabad is के, और जो मैंने अपने उस्ताद से काफ़ी सीखा, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक साहब, ही इज़ वेरी मच नोन टू ऑल द यूनिवर्सिटी। तो मैंने अपनी कंप्रीहेंशन के मुताबिक यही समझा कि स्टूडेंट को तब तक ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी चाहिए जब तक वो खुद में एक मतलब डिस्टिंक्ट मतलब फीलिंग्स महसूस ना कर ले, इन सो फार एक्सप्लोरेशन अराइजिंग फ्रॉम रीडिंग ऑफ बुक्स और अ पर्टिकुलर थॉट इज कंसर्न। अब मैं इसकी मिसाल टू फोल्ड दूंगा, एक इस्लामिक एस्पेक्ट के लिहाज से दूंगा
और दूसरी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द लॉस, उस एस्पेक्ट से भी दूंगा। मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि इस्लाम पे ओपिनियन तब तक नहीं बनानी चाहिए unless and until you go through a series of books, a series of events which according to you are wherein a point is included to be debated. उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है और we could easily reach a just conclusion considering कि हम एक हद तक वसत मतलब अपनी कल्ब को वसी करें और कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें और हम फिर एक नतीजे पे पहुंचे जो कि एक टाइम खुद आ जाता है, इंसान कंप्रीहेंड कर लेता है कि जनाब इस टाइम पे मैं अभी ये मुनासिब वक्त है जिसमें मैं अपनी राय को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। दूसरी चीज, लॉ की अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने हाई कोर्ट का लाइसेंस लिया 2019 में and till date I have contested almost 162 cases of the high court. ठीक हो गया। तो why it was possible is because being a bencher and in the very last semesters I became an ardent reader of reading various judgments. ठीक हो गया। मैंने कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं की, 1 साल और 5 महीने तक मैं तसलसल के साथ रीडिंग करता रहा, मेरी कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं हुई। फिर क्या हुआ, जब 1 साल और 5 महीने हुए और ऑलमोस्ट आई यूज टू रीड आउट मतलब के 200 to 300 जजमेंट्स विद इन 10 to 20 days और 30 days साइमल्टेनियसली। तो 1 साल और 5 महीने बाद मुझे ये मुनासिब लगा कि मैं लॉ पे डिस्कशन शुरू कर लूं, और and that reading of mine enabled me not to seek any sort of adjournment in courts when you are a trainee or a pupil practicing with a legal practitioner. जब मुझे ट्रेनी का लाइसेंस, जब मुझे एज अ ट्रेनी रजिस्ट्रेशन मिली इन द बार काउंसिल, आई नेवर वेंट टू सीकिंग एनी एडजर्मेंट ऑन बिहाफ ऑफ माय सीनियर फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन कि जो मैंने रीडिंग की थी वो मुझे ये मुनासिब नहीं, वो मुझे ये मतलब कि मुझे यही मुनासिब नहीं लगता था कि दैट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ लॉयर in order to move forward before a court of law seeking adjournment on behalf of your senior. तो with the passage of time मेरी राय बनती गई, और जब मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लाइसेंस मिला तो मैंने एक अपॉइंटमेंट चैलेंज की, दैट वाज ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी टू द स्पीकर, एंड दैट जजमेंट इज इक्वली रिपोर्टेड इन 2019 PLC CS 1109 which you could possibly see the court has appreciated the steps which I had taken at the relevant time. और उस जजमेंट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि a young budding lawyer has taken a step challenging the very appointment of a special secretary of the speaker, which मतलब common, which definitely being a lawyer at that stage is not impossible, लेकिन उस हद तक पॉसिबल भी नहीं है for an every graduate or novice lawyer to attend into that issues. तो मेरी बात करने का मकसद ये था कि unless and until you go through a subject by entirety, तो कभी भी आप अपनी ओपिनियन फॉर्म ना करें by reading a particular article reported in a newspaper, or by assessing a particular person, चाहे वो MNA हो, चाहे वो MPA हो, और likewise वो social worker हो, or he is a journalist. Try to become a better person than the person who is rendering his opinion. Why you people are restricting yourself कि आप ये समझे कि आप एक ओपिनियन दे रही हैं, जैसे एक आप ओपिनियन को कोट करके एक डिफरेंट नैरेटिव आप नहीं बिल्डअप कर सकती। जैसे आपने एक टॉपिक चुना, मैंने उसके साथ इख्तिलाफ किया, और उस इख्तिलाफ को मैंने अप्रिशिएट इन अ सेंस ये किया कि मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कोट करके एक चीज बताई कि दैट doesn't fall within the parameters of misuse, because it is not for a citizen to declare an action of the president to be termed as misuse. It is for the court to declare as to whether misuse has been committed or fundamental rights are encroached, or the parameters laid down by the superior courts
have been trampled upon, तो it is for them to determine. And because अगर ऐसा हम allow करेंगे तो extremist factor में और एक मतलब अच्छा citizen बनने में कोई फिर फर्क नहीं रह जाएगा, and we would always lean towards the extremist aspect of every debate, which according to my standpoint is not reasonable. Hello? जी. Am I audible? Ali Sahab, Jazakallah khairan kaseer. मैं तो in my own skin I feel extremely fortunate to have interacted with you, क्योंकि आपने जो topic था उसको हमारे सामने dismantle किया and we actually enjoyed it. क्योंकि we don't get to flex this muscle very often when we get to think in the opposite direction of the things that we have been, feeling ourselves with. जो आपकी जो statement है उसको मैं थोड़ा सा elaborate करूँगी जो मुझे समझ आया है. You suggest even being a student who used to be a backbencher, but like when we see you today, कि आपने 2019 में license लिया and you are doing so much माशाल्लाह, तो एक चीज़ समझ आती है कि आपके मुताबिक हर स्टूडेंट को, इवन हर सिटीजन को रिसर्च को लाजिम करना चाहिए अपने ऊपर. जिस तरह इस्लामिकली भी आप तब तक एक बात का यकीन ना करें जब तक उसको हम वेरीफाई ना कर लें, ये हमारे दीन ने हमें सिखाया है. So I really appreciate the points that you raised and I agree with most of them. There are a few questions that have been raised recently. उनको मैं देख लूँ. हम Q&A भी ले रहे हैं. If there's any questions with the viewers, please let us know ताकि हम उनको देख लें and after that we could जी. sum up the session. शमसुद्दीन साहब ने एक सवाल किया है कि सर, डू यू थिंक टू प्रोमulgate ordinance is rightly devoted to the president? डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पावर्स दी है और आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू क्वेश्चन दैट थ्रू अ पिटिशन. सो मैं उसी जो प्रोविजन है उसको इन स्ट्रिक्टो सेंस अडॉप्ट करके सही यही कहूंगा कि डेफिनेटली इट हैज राइटली बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट. Do we have any other questions? The other question is why there is no bar on promulgating ordinances. If we see the recent dozens of ordinances being promulgated of PTI government which get lapsed thereafter. तो lapse अगर एक ordinance कर भी लेता है तो the time span is provided under the same article, under article 89 of the constitution, जो कि 120 दिन का है. तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ये मुनासिब नहीं समझता कि वो एक ऑर्डिनेंस जो प्रोमulgate करता है वो पार्लियामेंट के सामने उसको नहीं रख रहा. तो डेफिनेटली बाय वर्च्यू ऑफ द टाइम बाय वर्च्यू ऑफ द टाइम स्पैन वो लैप्स हो जाता है. तो वो लैप्स का जो तरीकाकार है वो भी लॉ ने प्रोवाइड किया हुआ है और व्हाई ही डजंट ले मतलब वो उसको क्यों पार्लियामेंट के सामने नहीं रखता, ये हम उसी प्रेसिडेंट की दानिश पे छोड़ देते हैं कि why he doesn't deem it fit and appropriate for placing the same before the parliament, because it is the power delineated by the constitution. और दूसरी बात ये कि वो एक्सरसाइज ऑफ पावर्स भी टू प्रोंग है. अगर पार्लियामेंट कोई रेजोल्यूशन भी ले आए उस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर ले तो ऑन अकाउंट ऑफ दैट रेजोल्यूशन वो लॉ बजाते खुद नाकारा हो जाता है, उसकी हैसियत फिर खत्म हो जाती है. तो ये बोथ द वेज आर बीइंग टॉट टू अस, टू मी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं क्रेडिट कॉन्स्टिट्यूशन को ही दूंगा कि उन्होंने यही रास्ता हमें बताया है जिस पर हमें अमल पैरा होना चाहिए. Ali Azeem साहब, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर for all of these insights. हमारा टाइम थोड़ा सा unfortunately it is very short, and whatever you pointed out was perhaps a new dimension to what we understood. Thank you so much for breaking down our own arguments in front of us. Thank you so much for number one being there on such a short notice. इसके अलावा I would definitely want another session with you inshallah in the future if you were to be kind enough to give us your time. Well, I am grateful. I want that Islamians should come and they should reach the pinnacle of success. And यही मेरी ख्वाहिश है कि हर यंग लॉयर जो कोर्ट्स ज्वाइन करता हो और उसको ये न लगे कि
मुझे कोई बताने वाला नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है. Definitely, if every student of law intends to become a reasonable practitioner, I would definitely come in aid of him, enabling him to reach the pinnacle of success insofar our judicial system is concerned. We're fortunate to have you, sir. I would sum this session in a minute. So the final comment would be that I was personally interested in learning more about the subject, and I did not know कि एक तरफ हमारा plan cancel होगा and we would contact you, and all of this happens to be such a beautiful coincidence. At the same time, I would thank everyone for joining us today. जिन लोगों को नहीं मालूम, Ali Azeem Sahab, he is also an ex-Islamian, and he has also been a part of LSC in the past. And this is indeed an honor for us to have him here in this cabinet, with this cabinet, interacting with him this fine day. Allah Ta'ala kare ke LSC in the future we learn more and we expand more, and the other LSC batches, when they come up, they look at us and they're happy कि अच्छा ये वो लोग थे जिन्होंने LSC को चलाया था, और आज look at them, they're doing great things when it comes to law and justice in general. Thank you so much. I would terminate the session. Is there anything else you'd like to add, Ali Azeem Sahab? Well, for everyone, for the students, I would like to say that there is no shortcut in law, in understanding the law, or in succeeding in the field of law, insofar practice is concerned, insofar becoming a judge is concerned. For एक चीज जहन में याद रखें कि कोई भी प्रोफेशन आप ऑप्ट करना चाहें, एज अ लॉ ग्रेजुएट, आप यही बेहतर समझें कि आप पढ़ें, रिसर्च करें, एक्सप्लोर करें, क्योंकि वन वे और दी अदर अल्टीमेटली आपकी राय को किसी न किसी मोड़ पे अहमियत मिलेगी और तक़वियत मिलेगी, लेकिन वो राय रीजनेबल होनी चाहिए, ताकि अगर हम उस पे डिबेट करें या मुस्तकबिल में उसके ऊपर कोई डिबेट करे तो वो उस इख्तियार को मजीद बेहतर करने की बात तो करें, लेकिन उससे ये इस्तेमाल ना करें कि वो मिसयूज की तरफ जा रही है या एक चीज एब्यूज की तरफ जा रही है. और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप जहन में रखें कि कोई भी उसूल अगर आप लोग मुनासिब समझते हैं कि वो ले डाउन हो, तो पहले ये सोचे कि कल अगर आपको उस स्टेज से गुजरना हो तो आपको कैसा फील होगा, जैसे कि आप वो चीज किसी सिटीजन के लिए मतलब कि ले डाउन कर रहे हैं या उस की फेवर में बात कर रहे हैं. तो हमेशा ऐसा सोचें जिसमें ड्यू प्रोसेस कभी भी आपकी राय की वजह से डिफीट ना हो रहा हो, क्योंकि आज वो बंदा है जिसके बारे में राय दी आपने, जिस सिस्टम से वो अफेक्ट हुआ, कल सेम सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है. सो ऑन दैट एनालॉजी you need to strategize yourself, considering that the law is something which is to be same for all, or it should be based on provisions guaranteed by the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. तो यही मेरा मुद्दा है कि वर्क हार्ड, देयर इज नो शॉर्टकट इन लॉ, और जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उसको उतने ही आपको उसके समरात मिलेंगे. और मैं इस बात पे यकीन ही नहीं रखता कि जो आदमी मेहनत ना करता हो उसको अल्लाह ताला ने कामयाबी मुस्तकबिल में या विद द पैसेज ऑफ टाइम ना रखी हो. तो यही. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी, और आपकी एक चीज मैं ऐड करूंगा, एक कोट मैंने लिखा हुआ है कि लॉ इज नॉट टू बी रिस्पेक्टेड फॉर इट डिटरमिन्स योर स्टेटस, बट बिकॉज इट ओव्स यू विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो थैंक यू वेरी मच. सर ने बहुत मजे की बात हमसे एंड में शेयर की, और एक इकबाल की बात भी याद मुझे आ गई. इकबाल सेड के शिकवा बेजा भी करें तो लाजिम है शोर. So let us all debate, let us have our opinions, but let us be strong enough and informed enough to back up those opinions. Thank you so much. हम अपना सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज. थैंक यू.